Welcome back, students. Let's move ahead. In the last video we talked about solenoid and all. We were working on the applications of Ampere's circuital law. यहाँ पे हमें मिला था B = μ0 Ni. हमने ये चीज़ solenoid को रिप्रेजेंट किया था, and then using the Ampere's circuital law we had calculated the magnetic field inside the solenoid. Now we will see the second application. मैंने बताया था आपको, the name is toroid, right? toroid, TOROID. सपोज करो ये सोलेनॉइड है, इसको आप सर्कल के फॉर्म में मोड़ दो. जैसे मतलब कि ये एक वायर है सर्कल की तरह, ये ऐसे ही है ना, स्ट्रेट वायर की तरह काम करता है. अब इसको आप मोड़ दो सर्कल की तरह में, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, राइट? इसी चीज़ को सोलेनॉइड टोरॉइड बोलते हैं. तो टोरॉइड इज़ अ हॉलो सर्कुलर रिंग. ठीक है, हॉलो सर्कुलर रिंग with large number of closely placed wires, with large number of turns of wire. इमेजिन करना आपको कि सोलेनॉइड उसी को हमने मोड़ दिया. ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में वो आ जाएगा. किस तरीके का दिखेगा? वही चीज़ मैंने बताया. जैसे एक ये है सर्कुलर अंदर की तरफ और एक ये बाहर की तरफ, सर्कुलर रिंग की तरह बन जाता है. बीच में हॉलो होगा तभी तो रिंग कहलाता है, और इसी पे बहुत सारे वायरिंग की गई है. जैसे कि सोलेनॉइड था मेरा, उसी को मैंने मोड़ दिया. ये तो बहुत स्पेसिंग दिख रहा है वायर से, लेकिन इतनी स्पेसिंग नहीं होती है, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं. ठीक है, अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके इसके अंदर टोरॉइड के अंदर, ये मेरा टोरॉइड है, उसके अंदर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे सपोज करो से पहले एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड ए, एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड बी, और फिर एक अंदर कोई भी मेरा पॉइंट होगा. ठीक है, यहीं पे करंट वगैरह भी फ्लो कर रहा है अपना वायर है. ठीक है, आई करंट फ्लो करेगा. B इज़ द पॉइंट, और एक B हमारा अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो A पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड. ठीक है, B पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड. पॉइंट A हो चाहे पॉइंट B हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई करंट एलिमेंट नहीं है. करंट एलिमेंट कहाँ है? यहाँ पे. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा टोरॉइड के अंदर. यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी करंट को इनक्लोज नहीं करता है. ठीक है, एट ए एंड बी, मतलब इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0. मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0 एज दे डोंट एनक्लोज एनी करंट एलिमेंट. कोई करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा? ठीक है, लेकिन अंदर तो होगा. ठीक है, अब अंदर भी देखोगे, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, तो रेडियस क्या अलग अलग आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री नहीं है, 2 बाउंड्री है. यहाँ पे रेडियस कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा. एक एवरेज रेडियस हम मान लेंगे. ठीक है, से द एवरेज रेडियस इज R. यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, एवरेज रेडियस इज R. से द एवरेज रेडियस इज R. तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? सो टोटल लेंथ 2πr हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा. राइट, नाउ सपोज, ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, n.
तो टोटल ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू मान लीजिए उसे हमें टोटल नंबर, इसको हम लोग स्मॉल n से मान सकते थे। मान लीजिए स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कैपिटल से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2πr इंटू n। नोटेशन है, अब कुछ भी जनरली n करने की आदत हो गई हम लोगों को, और कुछ नहीं, ठीक है। एज पर एम्पियर सर्किट लॉ क्या होगा, एम्पियर्स सर्किट लॉ क्या होता है, B इंटू एल इज इक्वल टू वाट, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। I इज़ द करेंट इनक्लोज्ड, मान लेते हैं वो भी यहाँ पे I इज़ द करेंट इनक्लोज्ड, उसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, करंट इनक्लोज्ड पर यूनिट लेंथ, तभी तो करंट एलिमेंट मानते हैं। तो B लेंथ क्या होता है, अगेन 2πr होता है, म्यू नॉट, और I क्या हो जाएगा, टोटल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2πr इंटू n इंटू I, ठीक है। 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट n I, मतलब अगेन म्यू नॉट एन टोटल नंबर ऑफ वायरिंग, मतलब सॉरी हेलिकल्स, I इज़ द टोटल करंट, ये हमने माना, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप किसकी तरह देख रहे हो, सोलेनॉइड की तरह ही देख रहे हो। तो ये दो एप्लीकेशंस थे। नाउ विल सी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें आपने पहले पढ़ चुका है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। तो सपोज करो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ओके। अब मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है IA, इसमें करंट जा रहा है IB, ठीक है। इसके थ्रू करंट है, इसके थ्रू करंट है, इनके बीच का डिस्टेंस से D है। अब जब करंट जाएगा तो हमने पढ़ा है फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो सपोज कीजिए मुझे इसका इस पे फोर्स लगेगा और इसका इस पे फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल ही होगा अगर मैग्नीट्यूड वगैरह सेम होगा तो। चलिए किसी एक का किसी दूसरे पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड फोर्स ऑन B ड्यू टू A कंडक्टर, ठीक है, निकालते हैं। आप B से A पे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। A जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगेगा, B जो लगाएगा वो इधर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, ठीक है। सपोज करो हम मानते हैं इसका यूनिट लेंथ है, ये वाला लेंथ L लेंथ है, पूरा लेंथ नहीं, थोड़ा सा छोटा सा लेंथ माना जिस पर करंट, हमने पढ़ा है फोर्स ड्यू टू क्या होता है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले हम पढ़ चुके हैं इसे, क्या होता है फोर्स ILB हमने पढ़ चुका है, ठीक है। B की वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू A से B, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2π, और इसके करंट की वैल्यू, ठीक है, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक बायोट सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है।
बी तो हमने निकाल दिया इसके कारण, अब निकालना है इसी के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सपोज करो एफ, ठीक है, ऑन बी बाई ए, ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन बी जो हमें निकालना है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कंडक्टर। तो क्या होगा, ये हमने बोला है इसके पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसका, फिर उसका लेंथ, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो होगा। वैल्यूज़ पुट करो, पहले बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट 2 पाई आई ए अपॉन डी, और फिर करंट थ्रू आई बी इंटू एल। तो ये फोर्स हो गया जो हमें निकालना था, ठीक है। उसी तरीके से इसका इस पे कितना होगा, सेम चीज़ आएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सेम वैल्यू आएगा, बस लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई बी, उसका भी मान लो यूनिट लेंथ आप ले लेते हो, एल लेंथ उसका भी ले लो, डी तो डिस्टेंस सेम ही है, तो सेम ही वैल्यू आएगी अगर करंट सेम लेते हैं तो 10, और हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे, न्यूटन्स के लॉ। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये भी होगा, और फोर्स की वैल्यू ये होगी। पर यूनिट लेंथ निकालना हो, मतलब एल अगर मान लो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, अब फोर्स ए बी मतलब बी ए मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी फोर्स हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई बी एल, 1 लिया हमने, डी, ये होता है फोर्स की वैल्यू जो एक दूसरे के ऊपर ये लगाएंगे। एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताऊंगा, जो एम्पियर पढ़ते हो आप करंट का यूनिट, उसका डेफिनेशन इसी को यूज़ करके ये निकाला गया था। तो एक पॉइंट लिखता हूँ, द अबव इक्वेशन वाज यूज्ड टू डिफाइन एम्पियर। कैसे, आई का डेफिनेशन निकालना है, ठीक है, आई आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सबको आप मान लो 1 यूनिट कर दो। एफ म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10⁻⁻⁷, नीचे है 2 पाई, आई मुझे पता नहीं, उसको डिफाइन करना है एम्पियर को, डिस्टेंस मान लो 1 है, ठीक है। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ़ की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻⁷ आई। तो इसी को यूज़ किया गया था डिफाइन करने के लिए। एम्पियर इज़ डिफाइंड एज द amount of current maintained in parallel conductors placed 1 meter apart, ठीक है, placed 1 meter apart in vacuum, जनरली वैक्यूम वगैरह को यूज़ करके डिफाइन करते हैं, ठीक है, वैक्यूम, when each of them produces a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये पर यूनिट ऑफ लेंथ। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया था एम्पियर, इसी चीज़ को यूज़ करके। सो लेट मी क्लोज दिस। 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो दिस विल कंप्लीट द होल चैप्टर। ओके, थैंक यू।